अब हम बात करेंगे इनडायरेक्टली एक्टिंग एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट के बारे में। डायरेक्टली की हम बात पहले कर चुके हैं। इनडायरेक्ट जो एगोनिस्ट होते हैं वो दो तरह से फंक्शन कर सकते हैं। या तो वो हमारे पास कोलिनिस्ट्रेज एंजाइम जो है वो उसको इनहिबिट करेंगे, ठीक है, एसिटाइल कोलिन की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगी, वो ब्रेक डाउन नहीं होगी। दूसरी तरह की दवाइयाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, वो फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करती हैं। अब फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम क्या करता है, वो साइक्लिक जीएमपी को तोड़ता है। अब साइक्लिक जीएमपी के बारे में आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि साइक्लिक जीएमपी जो है वो स्केलेटल मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, यानी कैल्शियम को रिलीज करवाता है और स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जबकि हमारे पास स्मूथ मसल्स के अंदर वेसल्स के अंदर वेजोडाइलेशन करवाता है, ठीक है। अगर साइक्लिक जीएमपी को फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम जो है वो ब्रेक डाउन नहीं करेगा तो इसका जो हमारे पास एक्शन है वो बढ़ जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगी, ठीक है। दो तरह के हमारे पास इनडायरेक्ट एक्टिंग हमारे पास एगोनिस्ट होते हैं, ठीक है। पहले अब हम बात करेंगे कोलिनिस्ट्रेज इनहिबिटर्स के बारे में, यानी दो कोलिनिस्ट्रेज को इनहिबिट करती हैं। अब कोलिनिस्ट्रेज इनहिबिटर्स जो हैं वो क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन करने नहीं देते कोलिनिस्ट्रेज एंजाइम को। और अब इनकी दो कैटेगरीज होती हैं, या तो शॉर्ट एक्टिंग रिवर्सिबल होंगी या लॉन्ग एक्टिंग इरिवर्सिबल होंगी, ठीक है जनाब। अब पहले तो आपको इनके नाम याद होने चाहिए, ये आपको मैं नाम यहाँ दिखा देता हूँ, ये नाम लिखे हुए हैं। ये कोलिनिस्ट्रेज इनहिबिटर से हम इनकी बात करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल डोनेपिजिल है, इड्रोफोनियम, नियोस्टिगमीन, फाइजोस्टिगमीन, पायरोडिस्टिगमीन, ये हमारे पास जो है वो रिवर्सिबल हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो नीचे दो नाम दिए हुए हैं, इकोथायोफेट और मेलाथायोन, ये हमारे पास इरिवर्सिबल हैं, ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग है, ये शॉर्ट एक्टिंग है ऊपर वाली, ये नाम आपको पहले याद होने चाहिए, ठीक है। अब हम पहली कैटेगरी की बात करते हैं, हमारे पास जो रिवर्सिबल कोलिनिस्ट्रेज इनहिबिटर्स हैं। इसमें पहली जो दवाई यहाँ बुक में दी हुई वो इड्रोफोनियम को दिया हुआ है। इड्रोफोनियम जो है वो हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग है, उसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 10 मिनट्स होती है और वो कोलिनिस्ट्रेज एंजाइम को सिर्फ 10 मिनट तक ही इनहिबिट करेगी, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म बताया हुआ है कि वो कहाँ पे बाइंड करती है, इसको आप छोड़ दें। अब इसकी इंडिकेशन क्या है, इस्तेमाल क्यों होती है। हमारे पास इड्रोफोनियम आमतौर पे इस्तेमाल की जाती है माइस्थीनिया ग्रेविस को डायग्नोस करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल माइस्थीनिया ग्रेविस का पेशेंट आपके पास आया है, उसको आपने हमारे पास एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट दे दिया है। अगर आपने ओवरडोज कर दिया उसको तो वो कोलिनर्जिक क्राइसिस में चला जाएगा। अब कोलिनर्जिक क्राइसिस और माइस्थेनिक क्राइसिस के सिम्टम्स सेम होते हैं, सेम ही सिम्टम्स के साथ आपको पेशेंट प्रेजेंट करेगा। तो आपने डायग्नोस करना है कि इसको आया माइस्थेनिक क्राइसिस के अंदर पेशेंट है, यानी इसको दवाई आपने कम दी है या इसको दवाई का आपने ओवरडोज कर दिया है। इसको डायग्नोस करते हैं हम इड्रोफोनियम के ज़रिए। तो आप क्या करोगे, पेशेंट को इड्रोफोनियम इंजेक्ट करोगे या इड्रोफोनियम दोगे। अगर तो उसके सिम्टम्स जो है वो ठीक हो जाते हैं तो इसका मतलब है पेशेंट हमारे पास माइस्थेनिक क्राइसिस के अंदर है, जो आपने दवाई उसको दी है वो आपने कम दी है, आपको डोज बढ़ाना पड़ेगा। अगर तो वो 10 मिनट्स तक ठीक नहीं होता, 10 मिनट्स के अंदर ठीक नहीं होता वो इड्रोफोनियम देने से, तो इसका मतलब है पेशेंट कोलिनर्जिक क्राइसिस के अंदर चला गया है, उसको आपने ओवरडोज कर दिया है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट का, तो आप अपनी दवाई कम करें। तो इसको डायग्नोस करने के लिए हमारे पास इड्रोफोनियम इस्तेमाल होती है, ठीक है। ये बात इसने यहाँ बताई हुई है। जबकि हमारे पास अगर हम बात करें माइस्थीनिया ग्रेविस की, तो इसको हम ट्रीट करते हैं पायरोडिस्टिगमीन के ज़रिए। ये आगे यहाँ जब हम पढ़ेंगे उसकी बात करेंगे। अब ये इसने यहाँ माइस्थीनिया ग्रेविस के बारे में बताया हुआ, यहाँ तक आपको आइडिया तो इतना तो होगा कि हमारे पास ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स के अगेंस्ट जो स्केलेटल मसल्स पे होते हैं, ठीक है। और एंटीबॉडीज़ जो है वो इनएक्टिवेट कर देती हैं, रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इसके अलावा इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जो ट्रांसमिशन होती है वो इम्पेयर हो जाती है और स्केलेटल मसल फटीग में चले जाते हैं, ठीक है। ये बात होगी। अब ये इसने दोबारा यहाँ वही बताया हुआ है कि किस तरह डायग्नोस करेंगे माइस्थेनिक क्राइसिस को, और हमारे पास कोलिनर्जिक क्राइसिस है, ठीक है। ये वही बता रहा है कि जो अनट्रीटेड कंडीशन होगी जिसमें उसने डोज पूरा नहीं मिला होगा तो उसमें भी मसल वीकनेस होगी, एसिटाइल कोलिन की डेफिशिएंसी की वजह से होगी, इसको हम माइस्थेनिक क्राइसिस कहते हैं। अगर हम इड्रोफोनियम उस पेशेंट को देंगे तो वो ठीक हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो अंडर ट्रीटमेंट है, उसको डोज पूरा नहीं मिला। जबकि अगर वो कोलिनर्जिक क्राइसिस के अंदर होगा तो अगर आपने उसको इड्रोफोनियम दी तो वो ठीक नहीं होगा, उसके सिम्टम्स और वर्स हो जाएंगे। तो ये इसने वही बात बताई हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नियोस्टिगमीन, फाइजोस्टिगमीन और पायरोडिस्टिगमीन के बारे में। थैंक यू वेरी मच।